लिबर्टी यानी कि फ्रीडम क्या है, ये हमने कल डिस्कस किया। बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हमें कितनी लिबर्टी मिलती है, और स्टेट वर्सेस लिबर्टी की क्या डिबेट है, ये सब मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। देखिए, ईसा बर्लिन की बुक थी द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 1958 में आई थी। और उसी के बाद लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में डिवाइड कर दिया गया। तो इस पे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपनी अपनी राय दी है कि कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नेगेटिव लिबर्टी के एंड पॉजिटिव लिबर्टी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी भी रीच बढ़े। और मेरे से जिसको भी जो क्वेश्चन या डाउट पूछने हैं मुझसे टेलीग्राम में पूछे या फिर कुछ सजेशन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिबर्टी को डिफाइन किया गया दो वेज में, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, बेस्ड ऑन ईसा बर्लिन्स बुक टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लिबर्टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंट्रोल, कि कितना एरिया ऑफ कंट्रोल है किसी इंडिविजुअल का अपने एक्शंस पे, अपने थॉट्स पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, इन सब पे डिपेंड करता है कि उसकी लिबर्टी की। और बहुत बार स्टेट इंटरफेयर करती है इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए, जिसका सोल बेसिस होता है कि कलेक्टिव लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स एंड लीगल पैरामीटर्स के अंदर ही रहना पड़ता है ताकि सबके जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व हो सके। तो इसमें मैं कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को कोट करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं कोट करूंगी हॉब्स की, लेविंटन को। तो हॉब्स ने बोला था कि बीइंग फ्री दैट मीन्स कि नॉट बीइंग इंटरफर्ड। इसका मतलब ये है कि फ्री होने का मतलब है कि कोई तुम्हारे मामलों में दखल अंदाजी ना करे, और जितना जिसको फ्रीडम ऑफ कंट्रोल मिलता है, जितना उसको वेरियस फ्रीडम मिलते हैं, उसका एरिया उतना ही एक्सपैंड होता है फ्रीडम का। और ये जो लिबर्टी है ये बेस्ड होती है साइलेंस ऑफ लॉ पे, यानी कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और बिल्कुल ओपनली कर रहे हैं, जब तक लॉ हमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा तो उतनी हमारी लिबर्टी है। जैसी लॉ कभी बन गया कि तुम ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, तो वहां हमारी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये जरूरी भी है क्योंकि हॉब्स ने बोला था कि दो क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट इज विल, कि हम अपनी विल से क्या करना चाहते हैं, एंड सेकेंड इज सवर्न। सवर्न इज स्टेट। तो जो स्टेट है, सवर्न है, उसका बिल्कुल राइट है कि वो विल पे थोड़ा कंट्रोल करे, और ये जो विल है ये हमने खुद ही बनाई है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो हमने अपनी चॉइस से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं पार्लियामेंट में जो फर्दर हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। तो यानी कि हमने अपनी चॉइस से किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने लिए रूल्स बनाने के लिए ऑथराइज किया है, तो ये हमारी विल हो गई। और वो जो अथॉरिटी हमने दी है वो उसको यूज करके सोवर्न के रूप में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये उनकी सोवरेनिटी हो गई। और ऐसे ही सिविलाइज सोसाइटी में सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि लिबर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडर्निटी। जितनी लिबर्टी होगी उतना लोग मॉडर्न होते हैं एंड उतने प्रोग्रेसिव होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ इनइक्वालिटीज भी क्रिएट हो जाती है जो हम इक्वालिटी वाले चैप्टर में करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम लिबर्टी पे ध्यान देते हैं। तो हॉब्स का भी यही मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो नीडफुल लॉज हैं वो हमें रिस्ट्रिक्ट करें, और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक रूल के बीच में, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लिबर्टी ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं जैसे हमने देखा है। लेकिन हॉब्स के हिसाब से जब बात आती है मोशन पे, यानी कि कुछ एक्शन करना है या फिर कुछ मोशन करना है, तो ये जो सोल लिबर्टी है उस पे बेसिस नहीं होता ये सारा चीज। ये बेस्ड होता है कि पावर पे, यानी कि तुम्हारे पास कितनी पावर है एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने की। एंड पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। ये पावर भी हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए पावर का डायरेक्ट रिलेशन होता है अथॉरिटी से, हायरार्की से एंड लेजिटिमेसी से। और पावर, एबिलिटी एंड लिबर्टी में बहुत एक वाइड डिफरेंशिएशन है। अब बात कर लेते हैं हम ईसा बर्लिन की। तो ईसा बर्लिन के हिसाब से दो क्वेश्चंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट,
कि हु गवर्न अस, कि हमें कौन गवर्न करता है, कि मुझे कौन गवर्न कर रहा है, एंड हाउ फार डज अ गवर्नमेंट इंटरफेयर विथ आवर अफेयर्स, कि कितना एक्सटेंट पे गवर्नमेंट हमारे अफेयर्स पे इंटरफेयर कर सकती है। उसी से ही पता चलता है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है या फिर जितनी हमारी लिबर्टी है वो जस्ट है कि नहीं। और इनके हिसाब से कि लिबर्टी ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दें। फॉर एग्जांपल कि हमने लिबर्टी के हिसाब से इकोनॉमिक लिबर्टी को जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनइक्वालिटीज़ कभी कभार बढ़ जाती है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि आपको कुछ भी करने की लिबर्टी है, तो मेरी जो बेसिक नेसेसिटी है वो है फूड। तो अगर मैं कंसीडर करूं पावर्टी को, अब जो गरीब लोग हैं उनको मैं बोलूं कि तुम्हारे पास पूरी लिबर्टी है, तुम कुछ भी खा सकते हो, बट दे डोंट हैव द मीन्स, यानी कि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो कुछ खरीद सके। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना, तब हो जाती है लिबर्टी की लिमिट, और उसको इक्वलाइज करने के लिए सोशल वेलफेयर वाले स्कीम्स अपनाती है जो हमारी गवर्नमेंट। तो इसको हम देखा जाए तो जब वो सोशल वेलफेयर वाले स्कीम्स अपनाती है, सोशल इंटरवेंशन करती है स्टेट, तो वो किसी पर्टिकुलर जो रिच हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं, उनकी लिबर्टी में कुछ इंटरफेयर करेंगी, तभी तो जो लोअर सेक्शन है उनकी लिबर्टीज को इंजॉय करने का मौका देंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटी देगी। तो ऐसे एक बैलेंस एंड एक हार्मोनाइजेशन वाली सिचुएशन बननी रहनी चाहिए। और इनका ये भी मानना था कि अगर पास्ट में किसी भी ह्यूमन बीइंग ने किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग्स या फिर किसी कम्युनिटी पे अनजस्ट कोई ट्रीटमेंट किया है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और तो इससे क्या होता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में है उसमें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो राइट्स एंड लिबर्टी है वो काफ़ी हद तक फ्लस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जब वर्ण सिस्टम होता था तो जो स्लेव्स होते थे उनकी इतनी लिबर्टी नहीं होती थी, और उनको स्लेवरी करनी पड़ती थी। जो उनकी फर्दर जनरेशन्स आई वो काफ़ी पुअर रह गई, और उनके राइट्स अब वो अपने पूरे राइट्स इंजॉय नहीं कर पाते, जैसे मैंने पावर्टी का एग्जांपल लिया। लेकिन फिर गवर्नमेंट काफ़ी सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाती है इस वजह से। तो अगर हम लिबर्टी की बात करें एंड हम जॉन स्टुअर्ट मिल को ना कोट करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 1859 में उनकी जो बुक थी, बहुत फेमस बुक ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने बोल रखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इंडिपेंडेंट है अपने एब्सोल्यूट राइट यूज़ करने के लिए। और ह्यूमन नेचर इनके हिसाब से ये है कि उतना उसको लिबर्टी है जितना वो अपने को हार्म प्रिवेंट कर सके और दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा सके। और इनके हिसाब से जो एक्शंस हैं वो दो स्फेयर में डिवाइड हो जाते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्ट्स। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स में तीन जो ब्रॉडर कैटेगरी है उनमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, थॉट; सेकेंड, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, एक्सप्रेशन, टेस्ट, परस्यूट; एंड थर्ड, कॉम्बिनेशन एंड एसोसिएशन रिलेटेड फ्रीडम्स। और अगर हम अदर्स रिगार्डिंग एक्ट की बात करें तो एक्सेप्ट फॉर प्रिवेंटिंग हार्म्स टू अदर, किसी को भी इतना राइट नहीं है वो किसी और की लिबर्टी में इंटरफेरेंस करे, यानी कि सिर्फ उसको बचाने के लिए या अपने को डिफेंड करने के लिए ही उतनी ही इंटरफेरेंस जस्टिफाइड है। ये इंडिविजुअल फ्रीडम के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, और इनका ये मानना है कि कोई भी सोसाइटी जिधर लिबर्टी एंड फ्रीडम इंजॉय नहीं की जाती एंड रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो वो जो सोसाइटी है वो अनजस्ट है, अनक्लासिफाइड है, और एक मोनोपोली है ओवर द अदर्स। और मिल के हिसाब से अगर हमें मैनकाइंड को इम्प्रूव करना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि हमें लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इनके हिसाब से जो हम अपना जजमेंट यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करते हैं, अपने मॉरल्स यूज़ करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, हम सभी का जो यूज़ करने का एक ही मकसद होता है, और वो होता है कि टू मेक अ चॉइस। तो हमें एक ये फ्रीडम होनी चाहिए कि हम अपनी चॉइसेस चूज़ कर सकें। अब नेगेटिव लिबर्टी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा बहुत वेरियस फील्ड में, जैसे कि फर्स्ट, कि हमें नहीं पता कि अलग अलग इंडिविजुअल के क्या डिज़ायर्स है और उनके क्या नोशंस हैं, वो क्या चाहते हैं और वो कौन सी चॉइसेस मेक करेंगे। और दूसरा, अगर वो अपने हिसाब से चॉइसेस मेक करेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। अगर जैसे किसी को ओवर द टॉप कैपिटलिज्म को फॉलो करता है तो वो जो उससे नीचे वाले जो वर्किंग क्लास है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, तो देन उनकी जो लिबर्टी है वो सप्रेस हो जाएगी, एंड देन बहुत सारी इनइक्वालिटीज निकल के आती है अगर स्टेट इंटरवेंशन नहीं होता तो, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल,
ये सारे एरियाज में, कल्चरल, इन सारे एरियाज में इनक्वालिटीज हो जाएगी। तो हम किसी भी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और ऐसे ही सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के थ्रू आया एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसका मेन बेसिस ये था कि आपको लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन स्टेट के इसके द्वारा बनाए गए लॉज के अंतर्गत, यानी कि सिविलाइज सोसाइटी में हम एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्टेट के साथ, एंड वो हमें एक लीगल एंड सिविलाइज्ड प्लेटफॉर्म देती है जिसके अंदर हम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज इंजॉय कर पाते हैं। इसका मेन एम्फेसिस होता है कि जितना जो एरिया है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उसको जितना हो सके उतना वाइट कर पाए अंडर स्टेट। अब पॉजिटिव लिबर्टी में मैं कोट करना चाहूंगी रोज्यू को, जीन जैक रोज्यू। तो इन्होंने बोलता है कि कोई भी राइट्स एंड ड्यूटीज इंजॉय करने के लिए हमें एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर ही रहना पड़ता है, क्योंकि देखो कोई इंडिविजुअल को मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो वो ये लीगल, ये पॉलिटिकल, ये अपने लिबर्टी, इक्वालिटी, वो क्या ही राइट्स एंजॉय करेगा, बिकॉज वो तो कुछ भी कर सकता है अगर वो अकेला है तो, क्योंकि उसके जो राइट्स है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई सोसाइटी ही नहीं है या फिर कोई अदर इंडिविजुअल है ही नहीं। तो ऐसे हमें सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रहने के लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क में रहना पड़ता है, जिसमें जो फ्रेमवर्क के रूल्स होते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं वाया जनरल विल, यानी कि सब अपनी सहमति से, जैसे मैंने रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट वाला एग्जाम्पल दिया था वैसे। और इस थ्योरी को बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि इनका मानना यह है कि एन इम्पल्स ऑफ मेयर एपेटाइट इज स्लेवरी, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो सिर्फ जो उसको अच्छा लगे वो करने लगे तो वो अपनी जो डिजायर्स एंड जो अपने थॉट्स है उसकी स्लेवरी कर रहा है। और एक्चुअल जो एसेंस है लिबर्टी का, दैट इज टू बी फ्री, यानी कि एक रैशनल एंड रीजनेबल चॉइसेस बनाना। और वो आती है कि ओबीडियंस टू सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, जब हम फॉलो करते हैं, यानी कि जो रूल्स हमने अपने आप को दिए हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव उसको फॉलो करते हैं, तभी ये पॉसिबल है। फ्रीडम को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लाइसेंस टू डू एनीथिंग, यानी कि कुछ भी करने का लाइसेंस हमें मिला है ऐसा नहीं है, बट हम सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अंदर रह रहे हैं, ये उसका मतलब है। और रोज्यू के हिसाब से ये सब चीजें हम तभी सबसे ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं जब डेमोक्रेटिक रूल होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही हमें एक चांस देती है कलेक्टिव डिसीजंस लेने का। तो देखिए सिविल और मॉरल दोनों राइट्स को ध्यान में रखा जाता है एंड पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे लॉस बनाए जाते हैं, और हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाती है कि वो वैसी लाइफ लीड करे दैट ही हैज चूजन फॉर हिमसेल्फ, यानी कि जो उन्होंने खुद चूज की है। नेक्स्ट आता है इसमें इमैनुअल कैंट के हिसाब से, अगर हम सिर्फ अपनी जो डिजायर है एंड अपनी जो फ्रीडम जो हमारे मन में आ रहा है उसको फॉलो करेंगे तो हम एक विशियस सर्कल में रह जाएंगे, जिसमें हमें सिर्फ जो मन में आ रहा है वो एक्शंस करेंगे, एंड इससे क्या होगा कि दूसरों की लिबर्टी भी कम होगी। जैसे अगर मेरे मन में आ रहा है कि मेरे को एक पर्टिकुलर बंदे को मारना है तो मैंने उसको मार दिया, लेकिन उसकी जो राइट टू लाइफ है उसकी जो लिबर्टीज है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो इससे बेटर है कि एक रैशनल चॉइस हम कैसे बना सकते हैं, रैशनल लाइफ कैसे जी सकते हैं, कि उन प्रिस्क्राइब लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहो जो हमने खुद के लिए बनाया है। अब नेक्स्ट कोट करना चाहूंगी टी.एच. ग्रीन को, जिनके 1881 के जो एसे था उसमें फ्रीडम के सही मायने बहुत अच्छे से डिफाइन किए थे पॉजिटिव लिबर्टी की टर्म्स में। और इसमें उन्होंने बोला था कि जो फ्रीडम है दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स दैट इंडिविजुअल हैव। उसमें उन्होंने बोला था कि जो फ्रीडम है वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, लेकिन उसके सही मायने तभी पता चलते हैं कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं एंड वो क्या है और हमें उसका क्या करना चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे मन में जो आए हम वो करें, और ना ही ये मतलब है कि हमारी जो जो राइट्स हैं उस पे स्टेट बार बार इंटरवीन करते रहे, और ना ही इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए दूसरों की फ्रीडम छीननी पड़े और उसके एक्शंस जो है वो कंपल्सिव हो जाए तो डिसऑर्डर हो जाएगा। बट इसका एक्चुअल मतलब ये है कि वैसे राइट्स हम एंजॉय करें दैट इज वर्थ एंजॉइंग, और जो हम सबके कॉमन राइट्स हैं उसको हम बिल्कुल लिबरल होके एंजॉय करें। और इनका मानना ये है कि ट्रू एसेंस ये है लिबर्टी का कि जितनी हमारी ह्यूमन पावर है, सबकी कलेक्टिव ह्यूमन पावर को
जो एरिया है उसको हम जितना वाइड कर सके करो, बट विदाउट इंटरवेंशन। मतलब उनकी जो मॉडर्न थॉट्स आते हैं, मॉडर्न जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनके हिसाब से हम एरिया वाइड करते जाएं, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ अनजस्ट करें। और ये जो कलेक्टिव एरिया वाइड करने वाली बात है, ये इन्होंने लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी बुक, उसमें बोला था। तो अभी तक तो आपको लिबर्टी के 2 वीडियो से पता ही चल गया होगा कि लिबर्टी का मीनिंग क्या है, हमें लिबर्टी क्यों चाहिए, उसका क्या सेलिएंट फीचर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, और हमें इस लिबर्टी को क्यों इतनी वैल्यू देनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी का इंट्रोडक्शन। तो आई अगेन रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटी का पूरा कोर्स चल रहा है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, ऐसा हो सकता है मैं एक दिन में 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, जितनी भी वीडियो डालूं आपको वो रेगुलर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए, आपका कोर्स पूरा हो जाए। वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।